इज़ वीडियो नंबर 41। ओके, तो 41 वाली वीडियो में आपका स्वागत है। आगे चलेंगे अपन। तो मैं आप लोगों को लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट आज बताने वाला हूँ कि उसका फॉर्मेट क्या है। ओके, तो उसका फॉर्मेट आज अपन देखेंगे कि क्या क्या होता है उसके अंदर। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो कुछ भी नहीं रहता। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, ऐसा नाम है उसका, बहुत लंबा है। तो वो कुछ खास नहीं रहता, वो सिर्फ एक कैश अकाउंट है जिसके अंदर आपको एक साइड रिसिप्ट देखने को मिलेंगे, एक साइड पेमेंट्स देखने को मिलेंगे और उनके कुछ आंकड़े। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इनकी एक क्रोनोलॉजी रहेगी, एक ऑर्डर रहेगा। उसी ऑर्डर में आपको इनको लिखना है। ये ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि इसका फॉर्मेट ही फिक्स किया हुआ है कंपनीज एक्ट ने। आप अपनी मर्जी से इसको चेंज नहीं कर सकते और आप मतलब छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते इसके अंदर कुछ भी। तो ज़रा फॉर्मेट क्या है अपन देखेंगे। छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मेट है, चैप्टर भी बहुत सिंपल सा है, बहुत कुछ खास नहीं है। लेकिन दो बातें यहाँ पे तुम लोगों को बता दूं। दो बातें कि आप लोगों को सिलेबस के अंदर उसने क्या बोला है। देखो, लिक्विडेशन के दो प्रकार है, एक कंपलसरी एक वॉलंटरी। लेकिन उसने सिलेबस में आपको क्लियरली मेंशन किया है कि आप लोगों को सिर्फ वॉलंटरी सीखना है, कंपलसरी आप लोगों को अभी सीखना नहीं है। कंपलसरी का थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो अभी सीख रहे हो, ये फॉर्मेट जो अभी आप देख रहे हो, ये सारे जो फॉर्मेट है, ये जो सारी बातें मैंने की है, सब किससे रिलेटेड होंगी? वॉलंटरी से रिलेटेड होंगी। आगे भी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे किससे रिलेटेड होंगे? वॉलंटरी लिक्विडेशन से रिलेटेड होंगे। ओके, ये बात ध्यान में रखो, नंबर एक। और नंबर दो वाली बात ये है कि आप लोगों को तीन स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं लिक्विडेशन के लिए, लेकिन आप लोगों को उसमें से सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सीखने को बोला, और वह है लिक्विडेटर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक था, डेफिशिएंसी अकाउंट एक था, मैंने पीछे के लेक्चर में दिखाया आप लोगों को, और एक ये था लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। लेकिन आप लोगों को सिलेबस में इन तीन 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 बनाने के लिए नहीं बोला स्टेटमेंट्स, आपको एक ही स्टेटमेंट बनाने को सीखना है, और वह है लिक्विडेटर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। ये वाली बस यही पूछेगा, यही बनाने को बोलेगा, यही आपको बनाना सीखना है। तो चलिए जरा देखते हैं कि लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट क्या बोलता। स्टेटमेंट शोइंग लिक्विडेशन, बराबर है, लिक्विडेशन दिखा रहा है, ऑफ डैश डैश कंपनी, कंपनी का नाम आ जाएगा, फ्रॉम द डेट, डेट आएगी यहाँ पर, बिगिनिंग की डेट और एंड की डेट, क्योंकि लिक्विडेशन पूरी एक प्रोसेस है बेटा। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, उसका एक एंडिंग पॉइंट रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को। तो जो डेट रहेंगी कि भाई इस दिन हमने लिक्विडेशन स्टार्ट किया और इस दिन हमारा लिक्विडेशन खत्म हुआ, वो डेट्स वहां पर आ जाएंगे, और आज हमारा लिक्विडेशन खत्म होने का दिन है। ओके, तो यहाँ पर है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स मतलब यहाँ पर वो लिखेंगे हम जो पैसे कंपनी को आएंगे, और यहाँ पर आएंगे पेमेंट्स, मतलब ये वहाँ पर यहाँ पर वो चीज़ें लिखी जो कंपनी को हम लोग वापस, कंपनी के पैसे हम लोग लोगों को वापस करेंगे। ओके, तो इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो यहाँ पर असेट साइड के लोग देखने को मिलेंगे आपको, इन शॉर्ट। ओके, लेकिन उसका मतलब थोड़ा सा और भी निकलेगा, और पेमेंट साइड पे आप लोगों को लायबिलिटी के लोग देखने को मिलेंगे ज़्यादा करके। अब जरा देखो रिसिप्ट साइड में क्या बोलता है। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले उसने क्या लेने को बोला? कैश। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बोला था कि एसेट साइड में आप लोगों को देखना है कि लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है, और जिसकी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है उसको सबसे ऊपर लिखना चाहिए, ऐसा लॉ में, एक्ट में बोला हुआ है। नहीं, अब वो ऊपर नीचे हुआ तो चलता, यहाँ पर अंदर का अंदर सब पॉइंट में, मतलब असेट्स रियलाइज जब हम लोग अंदर लिखेंगे वहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल, लेकिन कैश सबसे ऊपर आना चाहिए। कैश सबसे ऊपर है, क्योंकि कैश कैश खुद कैश है, उसकी लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है। तो कैश, कैश का जो भी अमाउंट रहेगा बैलेंस शीट पे आपको देगा, वो अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। कैश के बारे में आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दोनों टाइप के कैश आ जाएंगे, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक भी। उसके बाद में टू असेट्स रियलाइज्ड, जो कोई भी असेट्स आप लोग बेच दे रहे हो, है ना, ट्रांसफर कर दे रहे हो और उससे पैसे कमा रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग था 50 का, बेच दिए, 50 आ गए। प्लांट एंड मशीनरी था 60 का, बेच दिए, 60 आ गए। अब जो जो भी पैसे आप लोगों को आ रहे हैं असेट्स बेच के, वो सारे पैसे आप लिखोगे असेट्स रियलाइज्ड के अंदर। कहाँ लिखोगे? असेट्स रियलाइज्ड। ओके, उसके बाद में है टू सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लेके उसको मेंशन किए वाला है एक्ट के अंदर कि हमको सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स स्टेटमेंट के अंदर दिखना चाहिए अलग से, ऐसा क्लियरली स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग ये पॉइंट को क्लियर ही नहीं करते बच्चों को कि ये सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स क्या है।
ये क्लियर नहीं करके कुछ एक फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा चेंज करके वो इधर उधर शफलिंग, आप लोगों को वो फॉर्मेट पता होगा या फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में कि मैं कौन से फॉर्मेट की बात कर रहा, वो वाला फॉर्मेट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट। ओके, वहां पर मेंशन किया है कि सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिखना चाहिए। तो सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते किसको, मैंने यहाँ पर लिखा देखो, सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब क्या। पहले तो आप लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं वो समझ के लो। सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब क्या होता कि आपने किसी के पास से पैसा उधार लेकर के आए हो। ओके, पहली बात तो यहाँ पे ये समझो कि क्रेडिटर्स, यहाँ पर क्रेडिटर्स जो इन्हों बोल रहे, ये जिसके पास से आपने माल उधार लेके आए उनको क्रेडिटर्स नहीं बोल रहा। लिक्विडेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर सारे के सारे उधार पैसों को, चाहे वो डिबेंचर हो, लोन हो, क्रेडिटर्स खुद हो, बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स पेएबल हो, जो कोई भी पैसे है, देने के पैसे है बोले तो उन सबको क्रेडिटर्स के नाम से पहचाना गया। क्रेडिटर का मतलब लिक्विडेशन पढ़ते समय, क्रेडिटर का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं होंगे जिनके पास से हमने माल उधार लेके आए, बल्कि क्रेडिटर के अंदर लायबिलिटी के अंदर में से जिन जिन के पास से आपने पैसा लेके आए हो वो सारे लोगों को क्रेडिटर में काउंट किया है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब यहाँ पर सिर्फ वो वाला क्रेडिटर नहीं है, छोटे कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बड़ा करो अपना, क्योंकि लिक्विडेशन के चैप्टर के अंदर या लिक्विडेटर के क्या बोलेंगे प्रोविजंस के अंदर क्रेडिटर का मतलब ही कुछ और है। क्रेडिटर का मतलब यहाँ पर वो सारे के सारे लोग हैं जिनके पास से आपने पैसा या माल कुछ तो भी उधार ले गया, बस उधार लाए, तुमने उधार लाए, ठीक है, कर्जा देना है उनका, बस उन लोगों को बोला है क्रेडिटर। तो यहां पर उसने बोला टू सरप्लस, सरप्लस को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर अपन बात करेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऐसे लोग जिनके पास से आपने पैसा लेकर के आए हो, मतलब आप उनके पैसे देना बाकी हो, बट ये क्रेडिटर्स कैसे मालूम, सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है का मतलब क्या हुआ कि आपने बैंक से लोन मांगे, ठीक है, तो बैंक वाले क्या हो गए आप लोगों के लिए, क्रेडिटर्स हो गए। लिक्विडेशन की भाषा में बात करेंगे, बैंक वाले क्या हो गए आपके लिए, क्रेडिटर्स हो गए। तो आपने बैंक से लोन लेके आए, बैंक वाले आपके क्रेडिटर्स हैं। लेकिन ये लोग जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर है या नहीं, कैसा पता करेंगे, सुनो, आप बैंक के पास गए, बैंक को बोले भाई मुझे लोन दे दो, बैंक ने बोला कितना लोन चाहिए, आपने बोला मुझे 40,000 का लोन चाहिए। बैंक ने बोला हम ऐसा किसको भी आंख बंद करके लोन नहीं देते, आप हमारे पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ दे सकते हो। तो हमने बोला हाँ, हम आपको सिक्योरिटी के नाम पे हमारी बिल्डिंग दे सकते हैं, हमारी बिल्डिंग के कागजात आप चाहिए तो रख लो, लेकिन हमको लोन दे दो। तो जब ऐसी डील हो जाती है कि आपने कोई असेट को मॉर्गेज किया और पैसा उधार लेके आया, तो उस आदमी को जिसके पास से आपने पैसा उधार लेके आया उसको क्रेडिटर तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा क्रेडिटर बोलेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेंगे, क्योंकि उसके पास हमारा कोई ना कोई असेट मॉर्गेज किया हुआ है। ओके, तो सिक्योर्ड लोन वाला पॉइंट याद है कि तुम्हारे को अपन फाइनल अकाउंट में पढ़े थे, सिक्योर्ड लोन के नाम से। सिक्योर्ड लोन मतलब ये ऐसा लोन है जिनके पास से आपने पैसा उधार लेके आए और उनके पास आपने कोई असेट को गिरवी रख दिया। तो यहाँ पर वही लोग सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब वो आदमी की बात कर रहे हैं, वो आदमी जिसके पास से आपने पैसा या कुछ रकम उधार लेके आई है और आपने उनके पास अपना कोई एसेट रख दिया है मॉर्गेज के नाम पे, गिरवी के नाम पे, दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इसको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते। अब सरप्लस किसको बोलते, सरप्लस किसको बोलते, सुनो आप, सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता कि द बैलेंस रिमेन्ड आउट ऑफ द मॉर्गेज्ड असेट्स आफ्टर द पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। एग्जांपल देता हूं मैं, नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है। मान लो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है 30,000 रुपये का, आपने 30,000 रुपये का उधार लेके आया है किसी के पास से और उसके पास मॉर्गेज किया है आपने अपनी मशीनरी को, आपने बोले कि भाई अगर हम 30,000 नहीं दिए तो हमारी मशीनरी तुम्हारी, मॉर्गेज गिरवी, मशीनरी गिरवी है। मशीनरी कितने रुपए की है, 40,000 रुपये की। तो हमने क्या किया, आज हम लोग कंपनी को बंद कर रहे हैं, तो हमारी जो मशीनरी थी जो उनके पास गिरवी रखे वाली है, मतलब मशीनरी हमारे पास ही रहती है ना, उसके पेपर्स उनके पास रहते, उनके उसके डॉक्यूमेंट्स या उसकी ओनरशिप उनके पास रहती, हम लोग गिरवी, हमारे गिरवी बोले तो मॉर्गेज किया अपन ने, चीज़ अपने पास रहती हो, ठीक है। तो हमने क्या करी, ये जो मशीनरी है इस मशीनरी को बेच दिए, बेच दिए तो पैसे कितने आए, 40 आने के बाद में 30 उनको वहीं पर दे दिए, वहीं निपटा दिए उनका केस, उनका केस क्या किए वहीं निपटा दिए।
और फिर जो बच गया आपके हाथ में दैट इज 10,000, वो है सरप्लस, वो बच गए वाले पैसे। तो सिक्योर्ड लोन जो है या सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो 30,000 है, मशीनरी आपकी 40 की है, 40 में आपकी मशीनरी बिकी, जो एक्स्ट्रा का पैसा आया 30 आपने फेर दिए, तो जो एक्स्ट्रा का 10,000 आपके पास बच गया उसको बोलते हैं सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं। और आप लोगों को इसको ऐसे दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि उसको दिखाने के लिए बोला है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, ऐसा करते कि मशीनरी बेचे तो मशीनरी रिलीज करे बोल के 40,000 रुपये यहाँ असेट्स रियलाइज के अंदर लिख देते, और सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम से यहाँ पे एक पॉइंट बनाते बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर बोल के सबसे ऊपर। ये तरीका गलत है बच्चों, यहाँ 40 लिखते यहाँ 30 लिखते 10 ही आता डिफरेंस, नो डाउट, लेकिन एक्ट में बोला है कि सरप्लस ऑन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अकाउंट्स के अंदर दिखना चाहिए। अब दिखना चाहिए, वो अमाउंट कितना है दिखना चाहिए बोलते, उसको दिखाने का तरीका ये है, और फॉर्मेट के अंदर क्लियर कट ऐसा ही लिखा हुआ है। जो बच्चे यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर ऊपर डाल के काम करेंगे वो गलत हो जाएगा बेटा, वो गलत है। ठीक है, एग्जाम पूरता आपको चल जाएगा, एग्जाम के अंदर आप लोग वैसे सॉल्व कर लो आपको चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो तरीका गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में टू कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब अगर समझो कोई शेयर्स के ऊपर पैसे आने के बाकी, जैसे कि 100 रुपये का शेयर है, उसमें से हमने 80 मंगवाए थे, कुछ पैसे आने के बाकी और लग रहे हैं, पेमेंट के लिए पैसे लग रहे हैं, कम गिर रहे पैसे, एसेट्स पूरे बेच दिए, पैसे पूरे जमा कर लिए, लेकिन अभी पेमेंट और ज़्यादा करनी पड़ रही है। अगर अगर और शेयर था 100 रुपये का, आपने कॉल करके 80 रुपये मंगाए थे, 20 रुपये अभी अनपेड थे या अनकॉल्ड थे, तो वो आप लोग कॉल करके मंगवाते हो अगर, तो वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये सिचुएशन कब आएगी, जब फंड हमारे पास नहीं रहेगा। और फंड नहीं रहना, एक तो सिचुएशन है कि भाई फंड नहीं है, पेमेंट करने के लिए फंड नहीं है, और दूसरी सिचुएशन रहेगी कि वो जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड अप नहीं है, फुल्ली पेड अप नहीं है, कुछ पैसे उसमें से आने के बाकी है तो हमने मंगाए। फुल्ली पेड रहने के बाद में आप मंगा नहीं सकते, फिर मांग नहीं सकते, आप पैसे नहीं मांग सकते, फुल्ली पेड रहने के बाद नहीं मांग सकते। अगर फुल्ली पेड नहीं है तो आप मंगवा सकते हो। अब पेमेंट की अगर बात करें तो पेमेंट की साइड में क्या है जरा देखो आप लोग, ये ही क्रोनोलॉजी के हिसाब से पेमेंट होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे नहीं जाना। क्या है जरा देखो, बाय लीगल एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो लिक्विडेशन करना एक कानूनी प्रोसेस है, एक लीगल प्रोसेस है, और लीगल प्रोसेस है कोर्ट के थ्रू होने वाला है। कोर्ट फुकट में कुछ भी काम नहीं करता, कोर्ट के कुछ फीसेस रहते, वो लीगल फीसेस जो आप लोगों को लगने वाले हैं वो पैसा सबसे पहले वो पैसा। उसके बाद में आएगा लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन। देखो पहले तो जो कुछ भी लॉफुल खर्चा लगने वाला है, कोर्ट कचहरी में जो भी खर्च होने वाला है, लीगल एक्सपेंसेस जिसको बोलते हैं, वो सबसे ऊपर सबसे पहले पेमेंट उन लोगों की होंगी। उसके बाद में पेमेंट किसकी होगी, तो जिसने हमारी इतनी हेल्प की, पूरी कंपनी को बंद करने में मदद किया बेचारे ने, उसकी होंगी। अब ये आदमी जो है ना लिक्विडेटर, ये लिक्विडेटर आदमी बड़ा शाना रहता। इन्हों क्या करता, जब कभी भी कंपनी को लिक्विडेट करता तो इन 4 स्टाइल के हिसाब से उन्होंने अपना रेम्यूनरेशन मांग सकता, इन 4 स्टाइल के हिसाब से। ये 4 स्टाइल क्या है जरा देखो, पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उन्हें क्या बोल सकता कि भाई जो कोई भी पेमेंट आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कर रहे हो उसमें से मुझे कुछ हिस्सा दे दो, परसेंटेज दिखाएगा, वो परसेंटेज डिसाइड करेगा। या फिर वो बोलेगा कि भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को जो कुछ भी पैसा मिलने वाला है, देखो यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल दिख रहा है आपको, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ये है, तो इनको जो कोई भी पैसा मिलने वाला है उसमें से मुझे हिस्सा दे दो, ऐसा बोलेगा वो। या फिर वो मांग सकता है कि शेयर होल्डर्स को जितना पैसा मिलने वाला है ना, शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर प्रेफरेंस, शेयर होल्डर्स को जितना पैसा मिलने वाला है उनमें से मुझे हिस्सा दे दो। या फिर वो बोल सकता है कि एसेट्स जितने रुपए के रिलीज हुए हैं उनमें से मुझे हिस्सा दे दो। तो ये 4 अलग अलग जगहों से वो हिस्से मांग सकता है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त डाउट आपका जो आया भी होगा दिमाग में, या फिर कंसेप्चुअली आपको शायद कभी सुनने को मिला भी होगा, क्लियर नहीं होगा, मैं वो क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले, कि क्रेडिटर 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 की दुकान लगे वाली है पूरी। इधर आया था सिक्योर्ड क्रेडिटर, इधर फिर आए क्रेडिटर्स, उसके अंदर आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और एक आया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। यहाँ पर भी देखो तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर। एक्चुअल में आपको 3 लोग क्रेडिटर के नाम से देखने को मिल रहे हैं, क्रेडिटर्स में एक सिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर्स में एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर्स में एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। इसको समझ के लेंगे चलो। प्रॉब्लम क्या है ना बच्चों, प्रॉब्लम ऐसी है
ज़रा देखो, क्रेडिटर्स जो रहते हैं ना बेटा, दो टाइप के रहते हैं। अब एडजस्ट करो रे। एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड किसको बोलते हैं? जिनके पास हमने कोई एसेट मॉर्गेज किया, पैसे उधार लेके आए, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। और इनकी जगह कहाँ पर है? इनकी जगह यहाँ पर है, यहाँ दिखे, ये यहाँ पर है। ओके। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिनके पास कोई चीज़ मॉर्गेज रखे वाली नहीं है, कुछ गिरवी नहीं रखे, बस उनको बोले भाई उधार दियो, कुछ दियो, वो दे दिया, हम लेके आ गए। ओके सर, ये तो दो बातें हो गई। आपने प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड भी दिख रहा वहाँ पे, वो क्या है? प्रेफरेंशियल भी दिख रहा, मैं बताता हूँ आपको। ये अनसिक्योर्ड के फिर दो टुकड़े हैं। एक टुकड़े का नाम है प्रेफरेंशियल और एक टुकड़े का नाम है अनसिक्योर्ड खुद। देखो, क्रेडिटर्स दो टाइप के, सिक्योर्ड एक, अनसिक्योर्ड एक। फिर अनसिक्योर्ड के अंदर प्रेफरेंशियल एक और अनसिक्योर्ड खुद एक। बहुत गिची है ये। क्रेडिटर्स दो टाइप के रहते हैं, एक रहता सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एक रहता अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स फिर दो टाइप के रहते हैं, एक रहता प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, एक रहता अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स खुद। क्या है, किसको बोलते, सुनो आप। क्रेडिटर्स हर वो आदमी को बोलेंगे हम लोग लिक्विडेशन के चैप्टर में, हर वो आदमी को बोलेंगे जिनके जिनके हम पैसे देना बाकी है। लायबिलिटी वाले लोगों में से जिनके हम पैसे देना बाकी है, उसको हम बोलेंगे क्रेडिटर। उन क्रेडिटर्स में दो कैटेगरी है, एक है सिक्योर्ड क्रेडिटर, एक है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब होता है ऐसे लोग जिनके पास आपने अपना कोई असेट मॉर्गेज किया, कोई चीज सिक्योरिटी के नाम पे उनको दी और पैसे लेके आए, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर किसको बोलते हैं? जिनके पास आपने कोई भी चीज को मॉर्गेज नहीं किया। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और आपने कोई चीज को उनके पास मॉर्गेज नहीं किया, लेकिन उनके आप पैसे देना बाकी हैं। अब उनमें दो कैटेगरी है, एक है प्रेफरेंशियल और एक है अनसिक्योर्ड खुद। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर किसको बोलते हैं? कि भाई क्रेडिटर्स में, मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में इनको प्रेफरेंस देना है। क्यों प्रेफरेंस देना है? क्योंकि ये लोग ही ऐसे हैं। ये लोग कैसे हैं मालूम आपको? टैक्सेस पे करना बाकी है, गवर्नमेंट के टैक्सेस है ना, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करना बाकी है, तो वो पहले देने पड़ेंगे तुमको। लोगों के पैसे देने से पहले किसके पैसे देने पड़ेंगे? गवर्नमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद में पीएफ देने का है एम्प्लॉयज का, वो देना पड़ेगा तुमको। कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस है, वो देना पड़ेगा आपको, है ना। कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आपको वो पे करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे क्रेडिटर्स है बच्चों ये, जिनको अनसिक्योर्ड से पहले आपकी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये वही लोग हैं। ये प्रेफरेंशियल जो दिख रहा है आपको, ये वही लोग हैं। इनकी पेमेंट पहले होंगी, इनकी पेमेंट पहले होंगी। हाँ, अब सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलेगा? तो सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा ये बेचारे अनसिक्योर्ड लोगों को। अब देखो, क्रेडिटर्स के अंदर दो भाग हो गए, सिक्योरिटीज, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को सबसे पहले पैसा दिया, यहाँ पर आने से भी पहले किसको पैसा दिया? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। क्यों दिया आपको पता है? क्योंकि उनके पास हमारा असेट है। क्या है उनके पास? हमारा असेट। जब तक वो असेट छूटेगा नहीं उनके पास से, उनको पेमेंट होगी नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं। उनको पेमेंट होगी नहीं, वो असेट छोड़ेंगे नहीं, तो पैसे आएंगे नहीं। पैसे आएंगे नहीं तो लोगों को पैसे देंगे कैसा? इसके लिए सबसे पहला क्रेडिटर्स के अंदर सबसे पहला हक किसका? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद में हक किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। और ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अंदर कितने भाग है? दो भाग है, एक है प्रेफरेंशियल और एक है अनसिक्योर्ड खुद। तो अनसिक्योर्ड के अंदर आने के बाद में जो दो भाग है, प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड, इनमें सबसे पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस वालों को, फिर देंगे अनसिक्योर्ड वालों को लास्ट में। अभी समझ में आया क्या? ओके। तो बस यही है यहाँ पे, देखो अभी क्या क्या है। तो जो हम लोग लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन देते हैं, वो या तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे लेगा, मतलब इस पे, हाँ इस पे नहीं, दोनों मिला के, क्योंकि दोनों भी क्या है? अनसिक्योर्ड है। हाँ देखो,
ये अनसिक्योर्ड तो है लेकिन ये प्रेफरेंशियल है, मगर वो खुद भी क्या है, अनसिक्योर्ड तो है ही ना। तो दोनों का मिला के इसके ऊपर या तो वो इस पे इन पैसों पे आप लोगों से क्लेम करेगा, या फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर, या फिर सिर्फ किस पे दो बोलेगा, भाई भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है आपका, उसके ऊपर रेम्यूनरेशन दे दो, ऐसा बोलेगा। या फिर शेयर होल्डर्स के ऊपर, जो शेयर होल्डर्स को आपने पैसा रिटर्न दोगे, यहाँ पर ये दोनों हैं शेयर होल्डर्स, इनको जो पैसा रिटर्न दोगे उस पे दो बोलेगा। या फिर असेट्स रियलाइज, या फिर आप जो असेट बेच के पैसा लेके आए उन पैसों के ऊपर आपको देने को बोलेगा। तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आपको या तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, या तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, या तो इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब शेयर होल्डर्स, या फिर असेट्स रियलाइज, इनमें से किसी के भी ऊपर वो आपसे रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है। तो आ गया लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, वो कैसा कैलकुलेट करने का क्वेश्चन देखेंगे अपन। फिर आएंगे लिक्विडेशन का खर्चा, लिक्विडेशन करने के लिए कुछ खर्चा लगेगा वो देना पड़ेगा। फिर पैसा मिलेगा डिबेंचर होल्डर्स को, किसको दोगे, देखो पहले लॉफुल खर्चा, फिर लिक्विडेटर का खर्चा, फिर लिक्विडेशन का खर्चा, फिर डिबेंचर का पैसा। डिबेंचर को जब पैसा दोगे तो डिबेंचर होल्डर्स का जो भी पैसा होगा उनको वापस करेंगे विथ इंटरेस्ट, अगर क्या होगा तो ड्यू होगा, तो अगर हमारे ऊपर इंटरेस्ट ड्यू है तो इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा वापस करना। फिर आएंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स में सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंशियल को, फिर किसको मिलेगा, अनसिक्योर्ड वालों को, प्रेफरेंशियल वालों को पहले, ये लोगों को, उसके बाद में मिलेगा अनसिक्योर्ड लोगों को, ठीक है। उसके बाद मिलेगा पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अगर इनका कुछ डिविडेंड बाकी है तो डिविडेंड के साथ इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। और उसके बाद में है लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इन सब को बांटने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो दैट मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसा इन लोगों के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर बच जाता है तो समझ में आया। सबसे पहले कैश यहाँ पर ले लिए, जो असेट्स हमने रिलीज किए वो यहाँ पर ले लिए, सिक्योर्ड क्रेडिटर का सरप्लस कैलकुलेट किए, कैसा कैलकुलेट किए कि जो असेट था उसके अंदर से सिक्योर्ड क्रेडिटर का आंकड़ा माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा सरप्लस, वो सरप्लस यहाँ पर ले लिए। फिर पैसे बांटने निकले, पैसे बांटने निकले सबसे पहले लीगल खर्चा दे दिए, फिर लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिए। लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन किन किन चीज़ों पे मांग सकता, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे मांग सकता, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर पे मांग सकता, शेयर होल्डर्स के अमाउंट पे मांग सकता, और एसेट्स रियलाइज के अमाउंट पे मांग सकता। इन चारों में से कोई भी अमाउंट पे वो अपना रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है परसेंटेज डिसाइड करके। जिस किसी पर भी डिसाइड करेगा, जिस किसी पर भी मांगेगा, आपको उसके ऊपर देना पड़ेगा। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के बारे में डिफरेंस मैं आप लोगों को बताया कि क्रेडिटर रहते हैं मेनली दो टाइप के, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड के अंदर फिर दो प्रकार आते हैं, एक आता है प्रेफरेंशियल, एक आता है अनसिक्योर्ड। लेकिन ये दोनों भी क्या है, अनसिक्योर्ड तो है ही। तो जब रेम्यूनरेशन देने की बारी आएंगी तो इस पर देना है, इस पर नहीं देना, ओके, इस पर देना, मतलब प्रेफरेंशियल और अनसिक्योर्ड दोनों मिला के देना। अगर वो सिर्फ अनसिक्योर्ड बोलता है तो, अगर सिर्फ प्रेफरेंशियल बोल रहा तो इस पे देना, अगर अनसिक्योर्ड बोला तो दोनों मिला के देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अनसिक्योर्ड है, ये दोनों भी क्या है, अनसिक्योर्ड है। शेयर होल्डर से मांग सकता है एसेट्स रियलाइज पे। अब उसके बाद में हम लोग देते हैं फिर लिक्विडेशन का खर्चा, जो कुछ भी हमको एक्सपेंसेस लिक्विडेशन करने के लिए लग रहे वो। फिर हम लोग पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर का आएगा उसके बाद में नंबर, और डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, अगर ड्यू होगा तो, अगर पेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ड्यू है तो उसके साथ। फिर क्रेडिटर्स को पैसा देंगे, क्रेडिटर्स के अंदर दो टाइप के मैंने आपको बता दिया, प्रेफरेंशियल एक और अनसिक्योर्ड एक, ये जो दो दिख रहा है आपको, ये दो है, ये दो है अलग अलग। तो प्रेफरेंशियल वालों को भी पैसा देंगे, फिर अनसिक्योर्ड वालों को देंगे। फिर और पैसे है अगर हमारे पास तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा, अगर डिविडेंड ड्यू होगा तो डिविडेंड के साथ उनको पैसा मिलेगा। फिर और अगर पैसा हमारे पास बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। सर अगर पैसे यहीं पर खत्म हो गए तो क्या, तो इनको कुछ भी नहीं मिलता, इनको कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिलता, कैसे मिल ही नहीं सकता, हो गया, घर के लोग हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, लायबिलिटी पहले क्लियर हो जाएंगी और आप घर के लोग हैं, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सर अगर डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिला तो कैसा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सर अगर लिक्विडेशन का खर्चा ही नहीं निकल पाया तो कैसा, हाँ, या फिर डिबेंचर होल्डर को ही पैसा नहीं मिल पाया तो कैसा, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। क्यों, क्योंकि कोर्ट जब आपको लिक्विडेट करना चाहती है ना तो आपसे एक स्टेटमेंट मंगाती, जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को देख के वो डिसाइड करते कि आपको लिक्विडेट करने का ये समय है या नहीं है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर क्लियरली ये समझ में आ जाता है कि आपके पास पैसा कितना है और कितना पैसा आपको देना है। तो कभी भी कोर्ट आपको परमिशन देगी ही नहीं
देगी ही नहीं वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर तक नहीं पहुंच सकते। मतलब यहाँ पर पैसा खत्म हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास उतना पैसा होगा ही कि क्रेडिटर्स तक, मतलब लायबिलिटीज तक का आपका पूरा काम निपट जाए। इतना पैसा तो आपके पास होगा ही। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनसिक्योर्ड वाले लोगों के लिए पैसा कम गिर जाए, हो सकता, क्योंकि ये लोगों की जिम्मेदारी कोर्ट नहीं लेता, कोर्ट लेता है इनके ऊपर की जिम्मेदारी। यहां तक के पैसों की कभी भी आपको कमी नहीं गिरेगी। हाँ, पैसे यहां से नीचे, अनसिक्योर्ड से नीचे कम गिर सकते हैं। अनसिक्योर्ड के पास अगर कुछ पैसा कम गिरता है तो उनको कम पैसा मिलेगा, और जितना भी पैसा बचा वो अनसिक्योर्ड को मिल जाएगा, बाद में फिर इन दोनों को पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा बचता है तो इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, नहीं बचता है तो सॉरी, नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेरी है व्हाट्सएप में ऑन दिस नंबर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।